आपको लगता है कि सेना में जिस प्रकार के अनुशासन की व्यवस्था है, जब आप यहाँ पर जनता के लिए काम करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है उस तरीके के अनुशासन की व्यवस्था को लागू करने का? एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में प्रमोट किया गया है ना, तो इसका फ़ायदा क्या क्या होगा बताइए। ये बताइए कि मार्शल लॉ में और सैन्य शासन में क्या अंतर है? बैलिस्टिक मिसाइल और नॉन बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में कुछ अंतर जानते हैं? May I come in, sir? यस प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। ठीक है। अपना एक छोटा सा परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं लखनऊ जनपद का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मेरे गृह जनपद लखनऊ से हुई है। इंटरमीडिएट करने के बाद 1999 में मेरा चयन सेना में हो गया और उसके बाद से 2018 तक मैंने सेना में सेवा दी है। 2018 तक सेना में सेवा के दौरान ही मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद 2018 के बाद से मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन में हूँ। ठीक है। ये बताएं कि आपने सेना में काम किया है, सेना में जो एक विवाद चलता था 1 रैंक 1 पेंशन का, यस मैम। उसका क्या स्टेटस है अभी? मैम 1 रैंक 1 पेंशन जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू कर दिया गया है और उसमें जो जिन लोगों ने वीआरएस लिया हुआ है उनको उसमें शामिल नहीं किया गया है और उसके अलावा जो अपना टाइम पीरियड पूरा करके रिटायरमेंट जिन्होंने लिया है उनको उसके अंदर रखा गया है। अच्छा। और वीआरएस वाले जो भी लोग हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं अभी कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। ये बताइए कि शहीद किनको कहा जाता है? शहीद का दर्जा किन लोगों को दिया जाता है? शहीद का दर्जा जो अपनी ड्यूटी के दौरान जो लोग अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश की रक्षा में, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। सेना के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान कौन कौन से हैं? सेना के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है जो कि देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र, वीर चक्र और उसके बाद अशोक चक्र है। ठीक है। ये बताएं कि आपने क्योंकि सेना में काम किया है तो सेना, जब भी हम बात करते हैं ना किसी सैनिक की, तो जो सबसे पहले जो वर्ड हमारे माइंड में आता है वो है अनुशासन। यस मैम। ठीक है। पर वहाँ पर एक अलग किस्म का अनुशासन होता है। आपको लगता है कि सेना में जिस प्रकार के अनुशासन की व्यवस्था है, जब आप यहाँ पर जनता के लिए काम करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है उस तरीके के अनुशासन की व्यवस्था को लागू करने का? नहीं मैम, निगेटिव प्रभाव जहाँ तक मेरा अनुमान है निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सिविल सर्विसेज की भी ये मांग है कि अनुशासन होना ही चाहिए। एक जो हायरार्की बनी हुई है और जिस तरह से एक सिस्टम के अंदर सिविल सेवा में या प्रशासन में काम होता है, हाँ। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है वहाँ पर भी। ठीक है। आपने लिखा है फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ करना आपको पसंद है? यस मैम। क्या करते हैं आप? फिजिकल फिटनेस के लिए मैम जैसे सुबह रनिंग करते हैं, 4-5 किलोमीटर रनिंग करते हैं। रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप और हल्की स्ट्रेचिंग वगैरह। अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि कार्डियो एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन दोनों में क्या अंतर होता है? कार्डियो एक्सरसाइज में मैम हम वर्कआउट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न हो, और स्ट्रेंथ के लिए करते हैं जिसमें हमारी मसल्स पावर बढ़ें और मतलब बॉडी में मसल्स गेन करने के लिए। ठीक है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो हमारे भारत में यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनको जिम में वर्कआउट करते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। आपने ऐसा कोई केस पढ़ा है या कभी देखा है? मैम देखा नहीं है लेकिन पढ़ा मैंने अधिकतर। ठीक है। आपने देखा होगा कि वो यंग एज के ही लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कतें हुई। सामान्य तौर पर वर्कआउट करते समय उनकी डेथ हो गई या वर्कआउट के तुरंत बाद उनकी डेथ हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया। आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या इसके पीछे वर्कआउट करना रिस्पॉन्सिबल है या इसके कुछ और कारण हैं? मैम वर्कआउट करना तो इसके लिए वर्कआउट करने के दौरान हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्कआउट इसका कारण रहा होगा। जैसा कि कई डॉक्टर्स ने भी बताया है और कई स्पेशलिस्ट लोगों ने इस पे अपनी राय दी है, तो कुछ हद तक जैसे जो लोग प्रोटीन्स या उसकी अधिक मात्रा का सेवन करते हैं या
कुछ दवाएं लेते हैं जो मसल्स को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके रिएक्शंस भी सामने आए हैं, उसके कारण भी डेथ्स हुई हैं। ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का आपस में बहुत कनेक्शन है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमको अच्छी फीलिंग आती है, हम हैप्पी महसूस करते हैं? मैम, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है। और हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, और वो ऑक्सीजन माइंड को भी सप्लाई होती है। माइंड को जब ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होती है तो हमें बॉडी को भी और माइंड को दोनों को अच्छा लगता है। ठीक है, कौन से हार्मोन्स निकलते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आप जब कार्यरत थे इंडियन आर्मी में तो किस पोस्ट पे थे आप? सर, मैं हवलदार के पद पर था और वहीं से मेरी सेवा समाप्त हुई। और इसके रैंकिंग क्या होते हैं यूजुअली? सर, रैंकिंग जो लोग सिपाही से भर्ती होते हैं तो सिपाही के बाद उनका नेक्स्ट रैंक लैंस नायक होता है। लैंस नायक के बाद नायक, हवलदार, और हवलदार के बाद जूनियर कमीशन अफसर्स होते हैं जिसमें कि नायब सूबेदार, सूबेदार, और इसका लास्ट रैंक सूबेदार मेजर पे होता है। सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर को अगर उसका समय रहता है तो उसको ऑर्नरी लेफ्टिनेंट या ऑर्नरी कैप्टन की उपाधियों से भी नवाजा जाता है और उसको 1 साल सेवा करने का मौका मिलता है उस रैंक यानी वो पे। सीनियर कमांडेंट में पहुंच जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि डीआरडीओ के बारे में सुना होगा आपने? तो डीआरडीओ के ओवरहॉल के बारे में बातें की जा रही है ना, क्योंकि डीआरडीओ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो। आप बता सकते हैं किस किस तरह की चीज़ें डीआरडीओ करता है? डीआरडीओ हमारे देश में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिए सबसे बड़ी संस्था है। इसने रक्षा के क्षेत्र के अलावा सिविल क्षेत्र में भी, जैसे वैक्सीन्स में या दवाओं के क्षेत्र में या वेंटिलेटर बनाने के कोविड के दौरान, और या अस्पतालों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इसमें काफ़ी योगदान दिया है। मेरा ज़्यादा फोकस डिफेंस की ओर है सर। तो अगर आप ये बताइए कि डीआरडीओ डिफेंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रहा, या आधुनिक जो डिफेंस है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे तो फ़ायदा होगा? सर, यदि हम ये कहें कि डीआरडीओ रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं मतलब उसकी क्षमता को हम मतलब कम करके आंकेंगे, क्योंकि रिसर्च के क्षेत्र में डीआरडीओ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। नई नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए या नई मिसाइलों के जो परीक्षण किए हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल वगैरह जो परीक्षण किए हैं, तो या स्मॉल आर्म्स में भी डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक हम प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात है तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम ला सकते हैं। अगर कुछ सेफ्टी के इशू और कुछ और जो इंटरनल इश्यूज जो होते हैं, अगर उसको मैनेज कर लिया जाए तो हम प्राइवेट सेक्टर को भी इस क्षेत्र में ला सकते हैं। किस किस तरह के सेफ्टी इश्यूज आपके सामने आ जाते हैं? सेफ्टी इशूज जैसे अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर लाते हैं तो उन कंपनियों में सेफ्टी इशूज का मतलब जैसे कि बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे नए हथियार या रक्षा जैसे मान लीजिए कि अन्य देशों में भी ये हथियार का होता तो है, प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा प्रोड्यूस तो किए जाते हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन है या फिर अन्य है, प्रोड्यूस तो करते हैं सर। फिर समस्या किस तरह की आ सकती है? समस्या अगर अपनी गोपनीयता को ये बनाए रखें या टेक्नोलॉजी जो अगर उनके पास है या टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं वो, तो गलत हाथों में ना पड़ जाए या देश की सुरक्षा के साथ इसमें कोई समझौता ना हो जाए। आजकल एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में प्रमोट किया गया है ना, तो इसका फ़ायदा क्या क्या होगा बताइए? एफडीआई अगर डिफेंस सेक्टर में आ रहा है तो सबसे पहले तो इसमें नए इनोवेशंस होंगे, नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी, और एफडीआई के दौरान अगर पैसा आएगा तो उससे अधिक विकास होगा डिफेंस सेक्टर के अंदर। और हमारे देश में भी जो अगर नई टेक्नोलॉजी से कुछ नया सीखने को मिलेगा और सुरक्षा मजबूत होगी हमारी। और एफडीआई हम किसे डिफाइन करते हैं? फॉरेन एफडीआई का मतलब क्या होता है, या एफडीआई या एफआईआई में कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? सर, एफआईआई जैसे होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो किसी भी क्षेत्र में जो
अगर सीधा कहें तो जैसे जो पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं और वो किसी तरह की जवाबदारी नहीं लेना चाहते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो प्रॉफिट लेके और कभी भी निकल सकते हैं। ठीक है सर। राजेंद्र जी, सैन्य क्षेत्र से आप आते हैं, भारतीय सेना में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना, अपने जीवन के काफ़ी वर्ष बिताए हैं यहाँ पर। ये बताइए कि मार्शल लॉ में और सैन्य शासन में क्या अंतर है? सैन्य शासन के बारे में सुना होगा आप सर। और सैन्य विधि, अगर मैं हिंदी में बोलूँ सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, सैन्य शासन जब एक किसी क्षेत्र में अगर सिविल व्यवस्था या जो भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे सैन्य शासन लगाया जाता है। मतलब सेना को शासन की व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ती है, या उसको कहा जाता है कि व्यवस्था अपने हाथ में लें, तो उसे हम सैन्य शासन कहेंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्रों में उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं कहीं? सर, मैंने पूछा सैन्य शासन और सैन्य विधि में क्या अंतर है ना? सर, तो सैन्य विधि क्या हुई? सैन्य विधि तो वो ही जो आप बोल रहे हैं अभी। सर, सैन्य शासन तो पाकिस्तान में लग चुका है। सैन्य शासन, सर, सॉरी सर, सैन्य शासन अगर किसी देश के अंदर सेना शासन करने लगे तो उसे हम सैन्य शासन कहेंगे। ठीक। अग्निवीर योजना के बारे में कुछ? अग्निवीर योजना देश में अभी लागू की गई है। अग्निवीर योजना, आपके बारे में क्या विचार है? आपके विचार क्या है इस संबंध में? सहमत हैं? क्या सहमत है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सर, अग्निवीर योजना से मैं सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि योजना सही है, क्योंकि इसकी काफ़ी समय से मांग चलती आ रही थी और हमारे देश में कई जनरल साहब ने बोला था कि इस तरह की टूर ऑफ ड्यूटी की जो योजना है, ये सेना ने पहले भी रखा था इस विचार को कि कुछ समय के लिए सिविलियंस को भी सेना में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इस योजना को लागू किया गया है, कहीं ना कहीं इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे या कुछ सीमित तौर पे इसको लागू करना चाहिए था। एकदम से इस योजना को लागू करना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइल और नॉन बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में कुछ अंतर जानते हैं? सर, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि जो फायर करने के बाद धनुष के आकार में जाती है और टारगेट को अपने बर्बाद करती है। नॉन बैलिस्टिक में हम जैसे कह सकते हैं क्रूज मिसाइल्स, ठीक है, जो कि ज़मीन के पैरेलल जाती हैं। तो कुछ हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम बता सकते हैं आप? सर, अग्नि सीरीज की सारी मिसाइलें लगभग। तो भारत ने क्या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है? सर, अभी जैसे अग्नि 5 का परीक्षण किया था, उसका 5500 किलोमीटर रेंज है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल कह सकते हैं, लेकिन खुले तौर पे इसका। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका सेक्टर सैन्य क्षेत्र है तो पूछा जा सकता है। सर, अच्छा, विजल ब्लोअर क्या होता है? कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर सर, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी भ्रष्टाचार की या किसी और तरह की किसी प्रशासन में उसकी सूचना देता है विभाग को या संबंधित एजेंसियों को, तो उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। ठीक। राजेंद्र जी, यस मैम। आपने अभ्युदय योजना का नाम सुना है? यस मैम। क्या है ये? अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके अंदर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग और स्टडी मटेरियल्स वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है। कौन करवाता है और उसमें कौन पढ़ाता है? मैम, ये उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है और इसके अंदर कुछ प्रशासनिक अधिकारी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और इस तरह से व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप ये बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे लोहिया के नाम से किसको जाना जाता है? आप लखनऊ से आते हैं, उनके नाम पे वहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया है। श्री जनेश्वर मिश्रा जी। हाँ, क्यों कहा जाता है उनको? जनेश्वर मिश्रा जी लोहिया जी के कदमों पे चले और उन्होंने समाजवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी का जैसे ही नाम आता है वैसे ही समाजवाद का जिक्र अपने आप हो जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समाजवाद की क्या परिभाषा है? मैम, समाजवाद के अंदर जो देश के संसाधन हैं उन पे सरकार के अलावा
मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर गवर्नमेंट ही, सरकार ही सर्वे सर्वाना हो, प्राइवेट सेक्टर और उनकी भी भागीदारी हो। आप श्योर हैं कि आपकी ये परिभाषा सही है? सॉरी मैम, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है और हर वर्ष उसके एक मुख्य अतिथि भी चुने जाते हैं। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के लिए किसको मुख्य अतिथि बनाया गया है? सॉरी मैम, कोई बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वर्तमान में, उनको किन किन देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं? मैम फ्रांस ने दिया है, यूएई ने, और मिस्र में अभी हाल ही में गए थे, तो ठीक है, इन सब देशों ने दिया। ठीक है। ये बताइए कि आपने श्री अन्न का नाम जरूर सुना होगा। यस मैम। मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए आइडियल भौगोलिक दशाएं क्या हैं? मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए मैम, अगर जहाँ पे ये माना जाता है कि अगर बहुत उपजाऊ ज़मीन ना हो और पानी की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होती है, या शुष्क क्षेत्र जो होते हैं जैसे हमारा राजस्थान का क्षेत्र या पठारी क्षेत्र, ये आइडियल माने जाते हैं श्री अन्न के लिए। सरकार क्यों इतना प्रमोट कर रही है मिलेट्स को? सरकार इसलिए प्रमोट कर रही है कि सबसे पहला कारण तो इसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र के रहने वाले किसान जो इस तरह के अनाज को उपजाते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। मिलेट्स खाने का जो परंपरागत तरीका है वो सामान्य तौर पर आज की जनरेशन को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन को आपको प्रमोट करना है, आज की जनरेशन में मिलेट्स को। क्या आपने अपने चारों तरफ ऐसी कोई चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जहाँ पर आपको मिलेट्स कुछ ऐसे फॉर्म में मिला हो जो आज की जनरेशन के लोगों को पसंद आए? मैम आज की जनरेशन के लिए मिलेट्स, जैसे कि यूपी में, लखनऊ में या प्रयागराज में कुछ स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मिलेट्स का यूज़ करके जो नई तरह की डिशेज है, जो चिप्स या कुछ इस टाइप के जो है स्नैक्स वगैरह हैं, वो डेवलप किए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आजकल की। आपने स्टार्टअप की बात की, आप मुझे स्टार्टअप का डेफिनेशन बता सकते हैं? क्या है स्टार्टअप की परिभाषा? मैम स्टार्टअप श्योर नहीं है मैम। आप श्योर नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि जिन स्टार्टअप का आपने नाम लिया कि जिन्होंने मिलेट को अलग अलग तरीके से बनाया है, उसमें से किसी एक का नाम बता सकते हैं? सॉरी। अच्छा, ठीक है। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप ठीक है, थैंक यू। आइए, कैसे हैं? ठीक है मैम। कैसा लगा इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो ये लगा कि आपने अपने जज्बे को एकदम बरकरार रखा हुआ है और आप उतनी एनर्जी के साथ इंटरव्यू दे रहे थे जितनी एनर्जी कई बार यंग कैंडिडेट्स में भी मिसिंग हो जाती है, जो कि सबसे अच्छी बात थी। तो आपका कन्वर्सेशन बहुत एंगेजिंग था, हमें आपसे बात करने में मज़ा आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपने सेना में सेवाएं दी हैं, तो ये आपको भी पता है कि उस पर सवाल बनने स्वाभाविक है कि भाई सेना में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के पास सेना का कोई ना तो कार्य का अनुभव होता है ना उसके अंदर की चीज़ों का होता है। तो हम ये जानने को उत्सुक भी रहते हैं कि वहाँ पर आपने क्या चीज़ें देखी, क्या सीखा, या जो भी चीज़ें। जो सवाल मैंने आपसे पूछे वो बड़े सामान्य से सवाल थे पुरस्कारों के बारे में। सर ने आपसे DRDO पे सवाल पूछा, आपने शानदार जवाब दिया। एक ही जवाब वो जो सर का था ना, सैन्य शासन वाला, उस पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे मेरा सवाल डिसिप्लिन को लेके था, तो सेना में जो डिसिप्लिन होता है वो प्रशासन में तो होता नहीं है। यहाँ पे कई बार ऐसा होगा, वहाँ पे तो आपको कहा गया, आदेश दिया गया तो आपने मार दिया यस सर करके किसी को। यहाँ पे तो आप कहेंगे, उसके बाद भी हो सकता है आपको 4 बार रिमाइंडर भी भेजना पड़े। तो आप उसको, जैसे आप जो बच के निकले ना, उसमें थोड़ा सा ये बताइए कि हाँ उस तरीके का डिसिप्लिन तो यहाँ नहीं है, या मैं अगर उस तरीके का डिसिप्लिन यहाँ लाने का प्रयास करूँगा तो शायद थोड़ा सा समस्या हो। लेकिन ये है कि डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा अपने जो जीवन मैंने सेना के बाद जिया है उसके अनुभवों से और अपने सेना के जीवन से दोनों से सीख के एक बैलेंस अप्रोच लेके चलने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, तो कौन से सैन्य अभ्यास पिछले साल में हुए उनको थोड़ा सा देख लीजिए, और अपना मूल मिशन G20 और आपका जो ये महिला आरक्षण बिल है, ये सब मुझे लगता है कि आपने तैयार ही किया होगा क्योंकि आपका इंटरव्यू आने वाला है। वो सब आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स में देख लेंगे। तो अभ्युदय योजना आपने ठीक बताई, छोटे लोहिया आपने तुरंत मेरा जो संकेत था उसको पकड़ लिया। समाजवाद थोड़ा सा देख लीजिएगा, समाजवाद की जो डेफिनेशन आपने बताई वो करेक्ट नहीं थी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में भी उसका जिक्र है, तो वैसे भी पता होना चाहिए कि समाजवाद क्या है। लखनऊ से आप आते हैं तो लखनऊ क्योंकि राजधानी है
लखनऊ के बारे में थोड़ा सा, कौन से नवाब सबसे पहले हुए, कौन से आखिरी थे, क्यों उसको नवाबों का शहर कहते हैं, वहाँ पे वो जो मैंगो बेल्ट है तो वो है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लखनऊ के नाम से सबसे पहले आदमी यही पूछता कि क्यों उसको नवाबों का शहर कहते हैं, ऐसा क्या है उस शहर में, अब क्या बदल रहा है, अब जो नया डेवलप हो रहा है उसमें क्या चीज़ें, क्या बदलाव आप देखते हैं, वो सब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। वेपन हैंडलिंग आपने लिखा है तो आपने मतलब मुझे लगता है कि आपने वो गन्स और राइफल्स, वो सब जो आप लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में ठीक ठाक पढ़ लिया मेरा होगा। वेपन का कोर्स है ना, तो आपको उसकी जानकारी होगी। हाँ, तो फिर तो आप उसको आराम से, तो आप कोशिश करिएगा कि इस पे सवाल बने आपसे, आप ले इसको जैसे नहीं होता कि इस पे वो करके बताइएगा अपने उसमें कि ताकि वहां से सवाल बने और आप उनके बढ़िया जवाब दे पाएं, है ना। तो वैसे मुझे लगता है कि आपके पास जीवन का अनुभव भी है, सेवा का अनुभव भी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ स्पेशल है जो हम आपके बारे में मेंशन करें। अनुशासन के मामले और सारे प्रोटोकॉल्स आपको पता है, एंट्री आपकी ठीक थी, सब चीज़ें, बस कोर्ट के बटन खोल के बैठेंगे तो वो और बेहतर लगेगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट में ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति आपसे सवाल पूछे उसी को देख के जवाब दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें? नहीं, बस मैं, ये आपका आयोग में पहला अनुभव है, मतलब होगा साक्षात्कार का? इसके पहले आपने कभी कोई इंटरव्यू दिए हैं किसी भी प्रकार के? नहीं, इससे पहले नहीं, पहला इंटरव्यू होगा। तो पहले इंटरव्यू के आपसे तो हिसाब से तो आप बहुत ठहरे हुए और बहुत सधे हुए, संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी लग रहे थे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसा कूल, काम, कंपोज टाइप की, वो जो एक ठहराव आता है व्यक्ति में एक समय के बाद, वो है आपके अंदर। और आप फिजिकल फिटनेस को जस्टिफाई भी कर रहे हैं क्योंकि लग भी नहीं रहे हैं आपके, और एनर्जी भी आपकी अच्छी है। तो मुझे लगता है ये सब आपके पॉजिटिव्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे और आप निसंदेह इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।